नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्वेश कठेरिया। विकसित भारत @ 2047 संकल्प से सिद्धि तक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना हम सब पूरा कर रहे हैं। अपने अपने स्तर से हम सभी प्रयासरत हैं। आज बांग्लादेश में जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। इस स्थिति पर हमारे समाज को जागरूक होना चाहिए और समाज के चिंतक क्या सोच रहे हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे स्टूडियो में धर्मपाल जी मौजूद हैं। धर्मपाल मेश्राम जी नागपुर में सामाजिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं और दलित समाज की विशेष जो है चिंता करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेश्राम जी। धन्यवाद, नमस्कार। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जिस वंचित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर जो है वो कोई है तो वो दलित समाज है। क्या कारण है कि आज भी लगभग पिछले 2-2.5 महीने से जो स्थितियां बनी हुई हैं भारत के स्तर पर तो कुछ जो है लोग मांग उठा रहे हैं मानवाधिकारों को हनन को लेकर के, लेकिन विश्व स्तर पे और तमाम विपक्ष जो है वो चिंतन नहीं कर रहा है। और बांग्लादेश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, उसको लेकर के जो है हमारे समाज के दलित चिंतक क्या सोच रहे हैं, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। मेश्राम जी, क्या कारण है कि जो है जो एक उफान आना चाहिए था, जो एक जो जोश आना चाहिए था, विरोध का स्वर जो एक उठना चाहिए था, वो अभी भी बांग्लादेश को लेकर के हमारे देश में मुझे लगता है पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? डॉक्टर साहब, बांग्लादेश के विषयों पर चर्चा करते समय मैं समझता हूं कि 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 यह विभाजन जो इस देश का हुआ है उस संदर्भ में भी चर्चा होनी चाहिए। क्या हुआ है कि भारत देश की जो विभाजन हुआ 1947 में, उसमें जो कोई पॉलिसी थी, जो कोई तत्व थे निर्धारित किए गए थे कि जिस प्रदेश में हिंदुओं की संख्या 51% रहेगी वे प्रदेश भारत के साथ जोड़े जाएंगे। जहां पर 51% तादाद मुस्लिम समाज की होगी वह पाकिस्तान को जोड़े के साथ चले जाएंगे। सीधी बात है कि यह धार्मिक स्तर पर इस देश का विभाजन हुआ है। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस समय जो पूर्व बंगाल था उसमें हिंदू समाज की तादाद ज्यादा थी, जिसमें सबसे ज्यादा दलित लोग नमोशूद्रा नाम के कम्युनिटी से जो जाने जाते थे वे उनकी संख्या, उनकी तादाद पूर्व बंगाल में ज्यादा थी। अगर हम बांग्लादेश के निर्मिति का इतिहास देखेंगे जी, तो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का चुनाव में, पाकिस्तान के चुनाव में जो बहुमत हासिल किया और उस देश के मुस्लिमों ने ये बता दिया, जो जमाते इस्लामी वाले लोग थे, जो आक्रांदा थे, जो आक्रामक थे, जो मुस्लिम चिंतक थे, उन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने से स्पष्ट रूप से नकार दिया। इसलिए जब बांग्लादेश की निर्मिति का जो मादा था वो वहां पर जड़ा गया और वहां से बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। आते आते जब 1971 में यह सारी चीजें हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, अब यहां पर एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, लेकिन दुर्दैव से पाकिस्तान के फौज में रहने वाले लोग और जमाते इस्लामी के संगठन के माध्यम से बांग्लादेश में काम करने वाले मुस्लिम आक्रांता, यह सब इकट्ठा हुए, ये इकट्ठा रहे और बांग्लादेश को भी जो अंतर्गत सुरक्षा का जो खतरा महसूस हुआ उसके पीछे की वजह
यह सब लोग थे। आज अगर हम बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे तो शेख हसीना उस देश की प्रधानमंत्री, उसको देश निकाला कर दिया गया। अब इस सब के पीछे कौन थे, कौन है, इसका भी चिंतन होना चाहिए। यह सब जब जैसे जैसे हम इतिहास को सामने जाएंगे और इतिहास को आगे लेकर जाएंगे तो आज हमने यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय जो तकरीबन 17% हिंदू हुआ करते थे, बिल्कुल, आज की स्थिति क्या है, तो बांग्लादेश के जो मुस्लिम लोग हैं, आक्रांता है, जिन्हें हिंदू नाम की व्यवस्था पसंद नहीं या धर्म पसंद नहीं, या वो विरोधी मानसिकता वाले जो लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस प्रकार के अनेक टीवी चैनलों पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस आक्रामकता से वो भाषा कर रहे हैं, हिंदू के मंदिरों को तोड़ देना, उनका नरसंहार करना, जो पाकिस्तान और भारत के विभाजन के समय जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, वही स्थिति आज बांग्लादेश में होना है। और सबसे ज्यादा उसके भुक्तभोगी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग होना, नमोशूद्रा होना, दलित होना, बौद्ध होना। और उसके बावजूद हमारे देश के जो चिंतक है, दलित चिंतक है, उन्होंने कोई भी प्रकार का रोष व्यक्त न करना, यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि जब हम ये विभाजन के इतिहास को खोजेंगे, समझेंगे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भी उसी वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, संविधान सभा पर जो चुनकर आए थे जी, वो जेसर और कुलना इस दो मतदार संघ से, जो आज बांग्लादेश में इसका ही हिस्सा है जी। और प्राध्यापक जोगिंद्रनाथ मंडल जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम करते थे, उन्होंने बाबा साहब को समर्थन देकर जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तब वहां से चुन कर लाए। और उसी संविधान सभा में आज अगर बाबा साहब ने इस देश को इतना दुनिया का बेहतरीन संविधान अगर दिया है तो उसकी जड़ें वही जेसर और कुलना इस मतदार संघ से होकर गुजरती है, जहां आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहां आज नमोशूद्रा पर अत्याचार हो रहे हैं। और हमारे लिए चिंता का विषय है, इस भारत देश में रहने वाले दलित चिंतक होंगे, दलित नेता होंगे, दलित प्रतिनिधि होंगे, वे शांत हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेते हैं और उनके नाम की राजनीति करते हैं, वे लोग भी इस तरफ इसके ध्यान नहीं लेकर जा रहे। इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं कि एक बड़ा जो समुदाय है वो बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो भी स्थितियां हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो है बाप के सामने बेटी पर बलात्कार हो रहे हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं हैं, लोगों को खुलेआम दौड़ा के लोग मार रहे हैं, मतलब एक हैवानियत का जो स्वरूप है वो हम देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति है। और ये बिल्कुल जो है तथ्य इस तरह के आ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि दलित समुदाय पर ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं क्योंकि वही समुदाय वहाँ पर है। तो क्या कारण आप देख रहे हैं कि जो भारत में एक दलित समुदाय के जो एक लीडर हैं, राजनीतिक हैं, तमाम ऐसे विचारक हैं, उनकी तरफ से बहुत कोई खास स्टेटमेंट उस तरह के नहीं आ पा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मायावती जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, यह संपूर्ण भारतवर्ष के दलित राजनीति के लिए चिंता का विषय है कि इतना सब बांग्लादेश में दलितों पर अत्याचार होने के बावजूद अगर भारत जैसे देश से दलित चिंतकों की आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है तो यह दलित चळवळ के लिए भी अत्यंत चिंता का विषय है। यह अत्याचार करने वाले लोग कौन हैं? यह तो सवाल हमारे मन में रहेगा। नालंदा विश्वविद्यापीठ को खिलजी ने जलाया, महीना भर उसकी आग जलती रही। वह विश्वविद्यापीठ तहस नहस कर दिया बुद्ध विचारों का। वे लोग कौन थे? अफगानिस्तान में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 75 फुटी 3 ऐतिहासिक मूर्तियां तालिबानियों ने तोप के गोले से उड़ा दिया, वे लोग कौन थे? आज बांग्लादेश में
जिस प्रकार का अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारी महिलाओं पर, वे लोग कौन है? तो हमने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में रहकर इन चीजों को समझने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। शायद महाराष्ट्र जैसी और देश की जो कोई राजनीतिक स्थितियां हैं, वहां पर कोई तुष्टीकरण की राजनीति के प्रभाव में स्वतंत्रता के 75 सालों में जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया, शायद उसकी मजबूरी रही होगी कि आज दलित चिंतक, दलित नेतृत्व, दलित प्रतिनिधि इस संदर्भ में बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये समझिए कि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, इस देश के परिप्रेक्ष्य में, दलित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और दलितों के हितों के सुरक्षा के लिए हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ में भी हमने जाकर 2 कदम आगे जाकर हमने अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी, ऐसी जरूरत मैं समझता हूं। चूंकि आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र में भी उस भूमि से हैं जहां पर बाबा साहब का विशेष लगाव रहा है, तो बहुत सारी घटनाएं बाबा साहब की जुड़ी हुई हैं। नागपुर दीक्षा भूमि, यहाँ आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं या किस तरह का आक्रोश लोगों में है बांग्लादेश के लिए? देखिए, आक्रोश होना चाहिए था, जो मुझे आज दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्दैव से मुझे ये कहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, जब मैं फिर उसी विषय को जब छेड़ता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनें थी, जहां पर लाशों के ढेर आते थे, जहां की महिलाओं को भ्रष्ट की कर दिया गया, वहां संपत्ति छीनी गई, वे लोग कौन थे? वो भी तो दलित ही थे, वो तो हिंदू दलित थे। उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, आज बांग्लादेश जैसा जो देश है, जिन लोगों के विचारधारा के अंदर फंसा हुआ है, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे, सोचेंगे, उसका चिकित्सापूर्ण विश्लेषण करेंगे, तो आप देखिए वहां पर सबसे ज्यादा दलित लोगों का नुकसान हो रहा है। ये जो आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हिंदू है, वो बौद्ध भी है, वो सिख भी है, वो जैन भी है। जो स्थिति भारत की रही है सर्वधर्म समभाव की, वही स्थिति बांग्लादेश की भी रही है, वही स्थिति पाकिस्तान की भी रही है। लेकिन यह सब जो मानसिकता है, यह या तो तुम हमारा धर्म स्वीकारो या तो तुम इस देश से निकल जाओ। पाकिस्तान ये जो मानसिकता है, पाकिस्तान में तो वही हुआ है कि पाकिस्तान में जो एक रेशियो था हिंदू का, और आज वो रेशियो खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। तो कहां गए वो सब लोग? और ये करने वाले कौन है? इसका चिंतन भी तो होना चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए और ये लोगों ने समझना चाहिए। पर बड़ी अचरज की बात लगती है कि लोग आज भी यह बात स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। भारत जैसे देश में, जो एक तकरीबन 140 करोड़ आबादी वाला देश है, जहां के दलितों की संख्या इतनी है, वहां पर निश्चित रूप से सब सुखी है। पर यह पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में यह स्थितियां क्यों पैदा होती है? किस प्रकार से धर्म का आचरण होना चाहिए? तो ये कौन सा धर्म है, कौन सी चीजें सिखाता है, उसका ये करने वाले लोग कौन है, पालन करने वाले लोग कौन है, उनकी विचारधारा कैसी, इसमें सबसे प्रताड़ित कौन ज्यादा हो रहा है? तो इसका चिंतन भी होना चाहिए और उस प्रकार से आवाज देश और दुनिया से निकलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है जो भगवान कृष्ण को अपना वंशज के रूप में मानते हैं, उस पार्टी के लोग भी खामोश हैं। जबकि आप देखिए कि बांग्लादेश में चिन्मयानंद जी के साथ जो हुआ, पूरा मंदिर जला दिया गया, तो क्या राजनीति जो है वो इससे ऊपर हो जा रही है? यह तो चिंतन करना पड़ेगा इस संदर्भ में। क्योंकि आप राजनीति से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, उन सारे विश्लेषणों में कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन हमारा जो आम दर्शक है, आम आदमी उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो उस पार्टी के लोग भी आज खामोश हैं। तो सिर्फ क्या वोट बैंक की वजह से सिर्फ उनके लिए वोट बैंक जरूरी है? देखिए, यह इस देश के संपूर्ण भारतवर्ष के लिए चिंता का विषय है। क्या राजनीति प्रथम स्थान पर आई है? जब तुम्हारा देश जो बचा रहना चाहिए, जो देश की मूल विचारधारा है,
जो सर्वसमावेशित्व का विचार है वह जिंदा होना चाहिए, वह बचा रहना चाहिए, वह बड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर जितनी राजनीति हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम जो आज दिखाई नहीं दे रहे, शायद आने वाले दिनों में, भविष्य में वही चीजें लौटकर इनके इस पर आक्रमण करेगी, यह समझने की जरूरत है। आज देखिए, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, मुंबई जैसा प्रदेश रहेगा, सारे जगह पर बांग्लादेशियों ने आक्रमण करके रखा हुआ है। बिल्कुल। जब हम एनआरसी की बात करते हैं, जब यूसीसी की बात करते हैं, वहां पर खिलाफत खड़ी करने का काम होता है। तो इस बारे में भी क्यों सोचा नहीं जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीरता से लेने वाले विषय है और इन सब विषयों को गंभीरता से लेकर ही इस देश की दृष्टि से, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत कहां है और भारत की मूल विचारधारा क्या है, यह जिंदा रखने के लिए हमने बहुत सारी उपाय योजना भविष्य में करनी पड़ेगी। और आज बांग्लादेश के मसले पर बात करते वक्त मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि इस और सिर्फ निरीक्षण कर हमारा काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। अभी हमें आवाज बुलंद करने की और दुनिया को भी इस विषय में परामर्श करने के लिए निमंत्रित करने की जरूरत मैं समझता हूं। छोटे छोटे मामले होते हैं, कई बार देखा जाता है, तो तमाम जो है पक्ष की पार्टियां कह सकते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से तमाम समाज सेवक लोग जो है मानवाधिकार को लेकर के सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं, बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह के वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह के फुटेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पर तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन आज बांग्लादेश को लेकर के ना तो इंडस्ट्री से बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है, ना विपक्ष से बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है, और ना उन लोगों से जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं और जो कुछ मामलों में विशेषकर सरकार के सामने आकर के बात उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ें आज नहीं उठ रही हैं। यह बात सच है डॉक्टर साहब। अगर इजराइल और फिलिस्तीनी में कोई मसला उठता है बिल्कुल, तो दुनिया भर के मानवाधिकार की बात करने वाले लोग सामने आते हैं, दूर दराज से बात करते हैं, अनेक देशों से उनकी आवाज बुलंद की जाती है। लेकिन बड़ा यह विरोधी तत्वज्ञान हो गया कि बांग्लादेश में बौद्ध, हिंदू, सिख, जैनों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिरों को, विहारों को तोड़ा जा रहा है, उनके महिलाओं को भ्रष्ट करा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को छीना जा रहा है। तो आपकी आवाज क्यों चुप है, क्यों शांत है? मानवाधिकार की आवाज ऊंची करने वाले लोग इस मसले पर, इस मामले पर क्यों शांत दिखाई दे रहे हैं? कहीं उनकी मतलब आवाज जो आनी चाहिए वो यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन यह आश्चर्यजनक सिर्फ नहीं है, यह चिंताजनक है। यह चिंताजनक उनके लिए भी है जो आज चुप रहेंगे, कल यह वार उनके ऊपर होगा भविष्य में। यह आप आज लिख कर रखिए। तो बिल्कुल सच है कि आप देखिए कि बांग्लादेश की आज़ादी में जिस तरह से भारत ने भूमिका निभाई थी वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अत्याचार किए, किस तरह से जब युद्ध होता है तो भारत ने सारी चीज़ों को एक कदम आगे जा कर के बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। आज वही पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो गए हैं, काफ़ी हद तक मुद्दों पर, सारी चीज़ों पर एक हो करके अत्याचार कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक नहीं हुए हैं, यह भूल मत कीजिए। यह कॉमन मिनिमम एजेंडा है। बांग्लादेश रहेगा, चीन रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, या बांग्लादेश में जो शक्तियां आज दिखाई दे रही है उठती हुई, यह शक्तियां, यह बड़े दुर्दैवपूर्ण तरीके से, मैं कोई धर्म विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, पर मुस्लिम आक्रांता जो है, यह शक्तियां, इस्लामी शक्तियां जो बांग्लादेश में काम कर रही है आज, जिसके प्रभाव में यह आंदोलन हो रहे हैं, यह शक्तियां और यह सब शक्तियां मिली हुई है, जिसके वजह से मूल बांग्लादेश के निवासियों को और विशेष रूप से वहां के दलितों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। मैं समझता हूं कि भारत देश ने स्वयं अभी इन सब चीजों में शायद हस्तक्षेप करने का समय आ गया है, लेकिन उसके साथ में हर भारतीय ने इस मसले पर कड़ाई से अपनी बात रखने की भी जरूरत मैं महसूस करता हूं।
एक चीज़ और मुझे लग रहा है, मैं उस पे भी आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि भारत चूँकि तेज़ी से पिछले हम 1 दशक की अगर बात करते हैं, जब से हमारे कह सकते हैं कि हमारे मोदी जी आते हैं। मोदी जी के आने के बाद देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है और जिस तरह से एक विकसित भारत की संकल्पना जो उभर के आ रही है और निरंतर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ये उस दूसरे विश्व का एक एजेंडा तो नहीं है कि भारत को कैसे एक महाशक्ति बनने से, एक विकसित राष्ट्र बनने से रोका जा सके? निश्चित रूप से मैं कोई भी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसा कि हमारे चर्चा में अनेक देशों के नाम आए जी। तो यह जो सारी शक्तियां निश्चित रूप से भारत की ताकत को आज नजरअंदाज करके उसको विकसित होने से रोकने के उनके प्रयास जारी है। अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी काम कर रही है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दुर्दैव तरीके से जो भी चीजें आज हमारे सामने है, अगर हम उनका चिंतन करेंगे, उसका अभ्यास दुनिया के सामने रखेंगे, तो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जी। जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़े उद्योजक है, वे किनके साथ है, किसके फंडिंग से किसका काम चल रहा है, और यह जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां है किस प्रकार से भारत के विकसितता के मार्ग को अवरोध पैदा करना चाहती है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि आप आज संभलपुर की घटना देखें तो वहाँ भी कुछ कारतूस और कुछ इस तरह के वेपन हथियार पाए गए जो विदेशी धरती से ताल्लुक रखते थे। देखिए डॉक्टर साहब, आज अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 370 कलम हटाने के बाद का जम्मू कश्मीर और स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद आज तक का जम्मू कश्मीर, इसका फर्क आपको दिखाई बहुत देगा। अंतर आ चुका है। बहुत अंतर आ चुका है। बिल्कुल। तो यह इस सरकार की नीतियां है, यह मोदी जी की नीतियां है, यह भारत को विकसितता की तरफ ले जाने वाली नीतियां है। जो आपने बात करी संभल में, तो संभल में क्या हो रहा है? आज अगर संभल जैसे क्षेत्र में विदेशी हथियार पाए जाते हैं, अगर आज पंजाब के कुछ हिस्सों में विदेशी हथियार अगर पाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी इस देश के जनता ने भी, सरकार तो सोच रही है, लेकिन जनता ने जागरूक होने की ज्यादा जरूरत मैं महसूस करता हूं। यह सब चीजों से हटकर हमारा जो प्रवास 2047 के विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला प्रयास साबित होना चाहिए, इतनी ही मंशा मैं आज यहाँ पर आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको लेकर के आप एक विशेष तौर से दलित समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो नमो शुद्रा कम्युनिटी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जो उनके 2 मतदार संघों से संविधान सभा में चुनकर लाया, आज वे लोग तकलीफ में हैं। उन्हें बचाने की जरूरत है। उनके अस्मिता को, उनके आत्मसम्मान को, उनके स्वाभिमान को बचाने की जरूरत है। अगर आप बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधारा के पालक हो, उनको मानने वाले हो, तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आज हमारी इस देश के, महाराष्ट्र के बौद्धों की, देश के बौद्धों की, देश के दलितों की जरूरत है कि बांग्लादेश के दलितों को तुम्हारे मदद की जरूरत है। आप उनके समर्थन में कड़ाई से खड़े होंगे और उनकी आवाज को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मजबूती दिलाएंगे, मजबूत करेंगे। इतना ही आह्वान मैं आपके माध्यम से हमारे भाई बंधुओं को आज करता हूं। जी, तो एक आवाज की ज़रूरत है, एकजुटता की ज़रूरत है, जो है हमारे जो भी दलित भाई जो है बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार सह रहे हैं, जिस तरह से उन पर हिंसा हो रही है, उनके लिए आज समय है कि एकजुटता के साथ हम एक मंच पर आएं और आवाज़ उठाएं। इस तरह की अपील जो है ज़रूरी है और इस अपील के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं एक आवाज़ बनेगी और जो शायद जो है हमारे उन जो है लोगों को एक राहत देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर आपने जो है एक जो है बेहतरीन प्रतिक्रिया दी और हमारे समाज को, विशेष तौर से दलित समाज को जो एक संदेश दिया है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा का रास्ता बनेगा, एक हिम्मत देगा
और हिम्मत के साथ साथ जो है आगे आने के लिए जो है एक ताकत देगा कि उनको किस तरह से एकजुट होकर के एक संदेश देने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक संदेश दे सकते हैं कि हम जो है बांग्लादेश के हर उस नागरिक के साथ हैं जिस पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए, ऐसे ही विशेष एपिसोड के लिए हम लगातार जो है आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत आपका।